हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 25 नवंबर एंड 24 नवंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड मैंने आज अर्ली मॉर्निंग ही वीडियो बना दी थी, 42 मिनट की बनाई थी। बट ये स्क्रीन रिकॉर्डर से मतलब ये करप्ट हो जा रही है वीडियो बार बार। तो आई डोंट नो, आई थिंक दिस स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप इज़ नॉट वेरी यूज़फुल एनी मोर। सो अभी मैं फ़ोन का ही रिकॉर्डर यूज़ कर रही हूँ, तो आई होप इट विल वर्क। और अगर ये वर्क नहीं करेगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू नो एनी ऐप जो थोड़ा यूज़फुल हो, जिसमें वॉइस एंड स्क्रीन साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड हो जाती हो, है ना। तो मेरा टाइम भी ख़राब नहीं होगा और आपको वीडियो भी टाइमली मिलते रहेंगे, तो बताना। सबसे पहले न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। हायरिंग एक्टिविटी इम्प्रूव्स लेड बाय रिक्रूटमेंट इन नॉन टेक सेक्टर्स। तो नॉन टेक सेक्टर्स की बात करें हम, तो यहाँ पे हायरिंग एक्टिविटी राइजिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट बढ़ा है सितंबर मंथ में। इन द मंथ ऑफ सितंबर रिक्रूटमेंट वाज इन पीक, है ना। तो 30% हायरिंग जो है रिकॉर्ड की गई थी इन सितंबर ओवर अ ईयर अगो। एंड ये लिंक्डइन्स लेबर मार्केट की अपडेट है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट था। एंड ईयर ऑन हायरिंग एक्टिविटी रिकॉर्डेड इन प्रीवियस मंथ, ये देख सकते हैं अप्रैल में -50%, जुलाई में तो कुछ नहीं थी, और अगस्त से बढ़ना स्टार्ट हुई 12% तक, ठीक है। देन सून ज़ीरो प्रिफिक्स टू कॉल मोबाइल्स फ्रॉम लैंडलाइंस। तो कॉलर्स विल सून बी रिक्वायर्ड, आपको ज़ीरो प्रिफिक्स का यूज़ करना होगा अगर आप लैंडलाइंस से मतलब यूज़ कर रहे हैं टू मोबाइल फ़ोन्स इन द कंट्री, ठीक है। तो ये DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला है टेलकॉस से टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट। तो January 1 अगले साल से ये अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ज़ीरो प्रिफिक्स फॉर सच कॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है, स्पुतनिक 5 मेकर सेज वैक्सीन्स टू बी प्राइस्ड अंडर $20 पर पर्सन। तो काफ़ी चार्जेस तो ज़्यादा ही हैं इसके फिर भी। एंड यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, डार्विन नोटबुक्स रिपोर्टेड स्टोलन फ्रॉम कैम्ब्रिज लाइब्रेरी, ठीक है। तो डार्विन की जो बुक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, वर्थ मिलियन ऑफ पॉन्ड्स, तो वो भी चोरी हो गई थी। तो 19th सेंचुरी की साइंटिस्ट फेमस ट्री ऑफ लाइफ स्केच, ठीक है। तो ट्री ऑफ लाइफ जो स्केच है ये भी चोरी हुआ था, एक ये फैक्ट थी। देन यहाँ पे है, पाकिस्तान टू फॉर्म न्यू इंटेल बॉडी टू कोऑर्डिनेट ऑल इट्स स्पाई एजेंसीज अंडर ISI चीफ। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने अप्रूव किया है कि एक नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी वो बनाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता है नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी, किस देश ने अभी रिसेंटली सेटअप करने की बात की गई है, तो पाकिस्तान ने। तो अ मैकेनिज्म टू कोऑर्डिनेट ओवर 2 डज़न इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो यहाँ पे दर्जनों के इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके जो चीफ होंगे वो ISI के जो चीफ हैं उसके द्वारा हेड की जाएगी बॉडी, ठीक है। देन a leaked version of Abbottabad Commission's report had revealed that the commission, while noting the absence of civil military intelligence, तो जो सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म मतलब नहीं हो पाता था, उसमें काफ़ी गैप थे। तो अभी तभी इस एजेंसी की बात की गई है ना। जैसे US डिपार्टमेंट का होमलैंड सिक्योरिटी है टू सिनर्जाइज द वर्किंग ऑफ मेन स्पाई एजेंसी इन द कंट्री। तो जो एबॉटाबाद कमीशन था ये सेटअप किया गया था टू इन्वेस्टिगेट द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द किलिंग ऑफ इल्यूसिव, जो अलकायदा का चीफ था ओसामा बिन लादेन, इन अ US रेड ऑन अ कंपाउंड इन द गैरिसन सिटी ऑफ एबॉटाबाद इन 2011। तब ये एबॉटाबाद कमीशन जो था ये सेटअप किया गया था। चाइना डिफेंस मिनिस्टर्स नेपाल विजिट्स, कोऑपरेशन बिटवीन आर्मीज इज मेन एजेंडा। तो अभी आपको हमने कल के न्यूज़पेपर में मतलब मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा कि जो हमारे यहाँ से काफ़ी हाई लेवल की विजिट्स वहाँ पे होंगी, कहाँ पे, नेपाल में, है ना। 3 हाई लेवल विजिट्स। एक तो जो हमारे रॉ के चीफ हैं समंत गोयल, ठीक है, ये वहाँ पे जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने एंड फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, है ना, विद अ स्पैन ऑफ 6 वीक्स। तो 6 वीक्स में ही ये सारी 3 विजिट हमारे यहाँ से हुई। और उसी के बाद में जो चाइना के जो हाईएस्ट रैंकिंग चाइनीज़ ऑफिशियल हैं, जनरल फेंगी, ठीक है, तो इन्होंने भी यहाँ पे विजिट के अनाउंस कर दिया है आफ्टर प्रेसिडेंट जी जिनपिंग विजिट लास्ट ईयर। तो November 29 को ये जाएंगे और ये क्या होगा, नेपाल आर्मी ड्यूरिंग हिज 12 आवर लॉन्ग वर्किंग विजिट, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डिफेंस
एंड मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन की बात यहाँ पे होगी, ठीक है। तो नेपाल को एक तरह से मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेयर ये लोग करेंगे, तो वो अभी देखने वाला है। और आपको पता है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद ही जो मतलब बहुत सारे रीजन हैं यहाँ पे, नेपाल ने भी हमारे अपने मैप में मतलब हमारे रीजन दिखाए थे। कौन से 3 रीजन थे वो? काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, है ना, उत्तराखंड के साइड में जो रीजन है ये सारे। तो चाइना हेल्स सक्सेसफुल लॉन्चेस एज रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट हेड्स टू मून। तो यहाँ पे लॉन्ग मार्च 5 ये रॉकेट है, ठीक है। लॉन्ग मार्च 5 क्या है? चाइना का लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट है जो रॉकेट को ले जाता है, लॉन्च करता है। तो चांग-ई 5 लूनार मिशन, ठीक है। तो चांग-ई 5 लूनार मिशन कहाँ से इन्होंने लॉन्च किया? इनका एक स्पेस स्टेशन है सदर्न चाइनीज आइलैंड जो इनका हेनान प्रोविंस है, तो वहाँ पे है वेंगचांग स्पेस लॉन्च सेंटर। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया? चांगी 5, ठीक है। तो चांगी 5 जो है ये नेम्ड किया गया है आफ्टर द एंशियंट चाइनीज गॉडेस, ठीक है। चांगी 5 एक गॉडेस है, चांगी मतलब गॉडेस है, और ऑफ द मून, एंड विल सीक टू कलेक्ट लूनार मटेरियल टू हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून्स ओरिजिन्स एंड फॉर्मेशन। तो मून के ओरिजिन और फॉर्मेशन के बारे में ये पता लगाएगा, और ये चाइना की एबिलिटी को टेस्ट करेगा कि वो मतलब सैंपल लाने में सक्सेसफुल रहते हैं रिमोट एरिया से फ्रॉम स्पेस कि नहीं, है ना, ahead of more complex missions। तो यहाँ पे if the mission is completed as planned, जैसे इन्होंने प्लान किया, अगर वैसा ही कंप्लीट हो जाता है मिशन, तो it would make China only the third country to have retrieved lunar samples joining the US and Soviet Union। तो सोवियत यूनियन एंड यूएस के बाद चाइना ही ऐसी थर्ड कंट्री बन जाएगा ये काम करने में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, ये ट्रांजिशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गई है, फॉर्मल ट्रांजिशन टू बाइडेन प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो बाइडेन 46 प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे जो जीएसए है, दैट मीन्स जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो वो ही अनाउंसमेंट करती है सारे। तो ये प्रेसिडेंट को अलाउ करते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्ट टू एक्सेस मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फंड एंड फोकस ऑन पुटिंग टुगेदर लीडरशिप टीम। तो जैसे बाइडेन ने अभी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है येलेन, ठीक है, तो वो अपॉइंट उनका भी मतलब नाम घोषित कर दिया है कि ये है, और ये सारे एक्सेस इनको मिल जाएंगे इन सारे रिसोर्सेज पे, है ना। रेगुलर ब्रीफिंग्स होंगी सिक्योरिटी थ्रेट्स पे टू द यूएस एज वेल एज एन ऑन गोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस, ऑफिस स्पेस प्रोवाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये है। नेक्स्ट है वाई सेटलमेंट ऑफ ब्रू ट्राइबल्स हैज़ ट्रिगर्ड वायलेंट प्रोटेस्ट इन त्रिपुरा, ठीक है। अब दोबारा दोबारा मैं पूरे सारी आर्टिकल्स बोल रही हूँ, तो आवाज़ मतलब थोड़ा सा स्लो भी रहेगी और लो रहेगी, है ना। तो उसमें देख लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो वाई सेटलमेंट ऑफ ब्रू ट्राइबल्स, तो सबसे पहले ये ब्रूज है कौन? इनको रियांग ट्राइब भी बोला जाता है, एंड दे आर द कम्युनिटी। अगर पूछा जाता है कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ इंडिजिनियस है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, लिविंग मोस्टली त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा में रहते हैं। दूसरा मिजोरम, एंड थर्ड आसाम में। अब दे आर रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप इन त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा में इनको बोला जाता है पर्टिकुलर पीवीटीजीज। और अगर बात करें मिजोरम की, तो यहाँ पे इनको टारगेट किया जाता है जो एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा, जो ये डिमांड करते हैं कि ब्रूज को एक्सक्लूड किया जाए इलेक्टोरल रोल से, है ना। अब यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं? बिकॉज 1997 की अगर हम बात करें तो 37,000 जो लोग थे, ये जो ब्रू पीपल थे, तो ये, या फिर रियांग ट्राइब, तो ये त्रिपुरा आ गए थे। कहाँ से? मिजोरम से ये त्रिपुरा की ओर आ गए थे, ठीक है। और फिर यहाँ से ही एथनिक क्लैशेस स्टार्ट होने लगे, क्योंकि जो 5,000 थे वो 5,000 दोबारा कहाँ चले गए? ये मिजोरम को चले गए, ठीक है, 5,000। लेकिन जितने के जो बाकी जो बचे थे, अभी जो सेंटर के द्वारा मतलब एक अग्रीमेंट साइन हुआ है विद द 2 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ब्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इन्होंने ये बोला कि जो 32,000 लोग बचे हैं ये ब्रूज, तो ये कहाँ, ये परमानेंटली इनको स्टेट में ही सेटल डाउन करना है। तो यहाँ से प्रोटेस्ट स्टार्ट होने शुरू हुए, और जो बंगाली एंड मिजोज ग्रुप थे त्रिपुरा में, उन्होंने ये बोला कि अगर ये 1000 ऑफ माइग्रेंट्स को अगर हम परमानेंटली यहीं पे सेटअप कर देंगे, यहीं सेटल कर देंगे, तो त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ के नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में वुड लीड टू डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। साथ में क्या होगा, जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनमें एक्सर्ट प्रेशर पड़ेगा, और एंड पोटेंशियली लीड टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो जाएंगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो अब यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। व्हीकल इज ब्रंट ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट इन नॉर्दर्न त्रिपुरा, एंड डू द ब्रू हैव एनी सपोर्ट्स इन त्रिपुरा। तो इनके पास एक इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस है
है, इसको त्रिपुरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रद्युत देव बर्मन के द्वारा चेयर्ड है। तो इन्होंने भी बोला है कि ठीक है, मतलब सपोर्ट दिया है ब्रूस को, और इन्होंने डिमांड किया है कि ये जो किलर्स ऑफ फायरमैन है, इनके अगेंस्ट एक्शन होने चाहिए एंड कॉल्ड फॉर पीस, है ना। तो ये सब बातें की हैं। दूसरी चीज़ ये बोली गई है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पे। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इन्होंने स्ट्रेस किया है कि ब्रू माइग्रेंट्स वुड बी सेटल्ड इन वेरियस लोकेशंस, 6 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इनको किया जाएगा, मतलब अलग अलग लोकेशन पे क्या भेजा जाएगा, इनको सेटल्ड किया जाएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई भी किया है कि माइग्रेंट्स बीइंग सेटल डाउन इन वन प्लेस, कि मतलब बहुत सारे लोग ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे कि एक ही जगह पे सेटल डाउन कर दिया जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा उनका एक ही प्लेस पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 डिस्ट्रिक्ट इसके लिए चूज़ किए हैं और अलग अलग जगह पे होगा। तो ये रिफ्रेन करें अपने को, मतलब इस तरीके का कंटेंट जो है सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, है ना। तो हाउ हैव द ब्रूज रिएक्टेड, तो बस यही सब चीज़ है इसमें। बस मेन यही जानना है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ ये रहते हैं। असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, और त्रिपुरा में ये आए कहाँ से, मिज़ोरम से, फिर आधे वापस गए, लेकिन आधे को वहीं सेटल डाउन करने की बात की गई है, ठीक है। 5,000 ही गए, 32,000 को वहीं सेटल डाउन करने की बात की। 5 रीजन्स पोकेमॉन 5 रीजन्स वाई ऑक्सफोर्ड एजेड वैक्सीन स्कोर्स। तो क्यों, मतलब ये है 5 रीजन्स बताए हैं कि ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है इंडिया में। तो दिस 70% ओवरऑल efficacy रीड आउट नॉट विद स्टैंडिंग एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन AZD1222 could come as better news than that of the Pfizer BioNTech and Moderna vaccines, ठीक है। तो Pfizer और इन सब ने भी अपने अनाउंस किया था कि 95% मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी बात करें हम तो ये काफ़ी ज़्यादा मोर प्रॉमिसिंग है, बोथ इन मेडिकल टर्म्स एंड फॉर मार्केट सच एज इंडिया, है ना। क्योंकि इंडिया की मार्केट आपको पता है, ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो हमारी मार्केट काफ़ी डिफरेंट है ना। अब जैसे अगर बात करें हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक फैसिलिटी की, तो अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें, शहरों में तो काफ़ी सही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो रूरल एरिया में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको चीज़ें देखनी होंगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बोली गई है कि एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस देखने को मिल रहा है एफिकेसी में, है ना। जो अमाउंट ऑफ वैक्सीन हैज़ डिलीवर्ड टू फुल डोजेज given a month apart look to be just 62% effective, while integrally participants who received a lower amount of the vaccine in the first dose than the full amount in the second dose were found be 90% likely less likely to develop covid, है ना। तो उनको नहीं हुआ। तो ये हाफ डोज का बूस्टर था, हाफ डोज में ही मतलब इतना कर दिखाया। तो अभी जो है एग्जामिन होगी फिर से दोबारा से जो रिजल्ट्स हैं, उसके बाद देखा जाएगा। ओवरऑल 70.4% एफिकेसी इज स्टिल हायर देन फॉर मोस्ट फ्लू जैब्स, है ना, विच ऑफर 40 to 60%। तो इतनी भी काफ़ी है। देन वाइडर एफिकेसी की बात करें तो ऑक्सफोर्ड AZ वैक्सीन फ्रॉम द प्रिलिमिनरी रिजल्ट शोज दैट इट वर्क अक्रॉस ऑल एज ग्रुप, है ना। जो एल्डरली है उन पे भी वर्क करती है। और इसके जो प्रिलिमिनरी डाटा में ये शो किया गया कि मतलब इसके जो एसिम्टोमेटिक जो इन्फेक्शन थे वो रिड्यूस हो गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसके एडवांटेज हो सकते हैं, है ना। ऑक्सफोर्ड AZ वैक्सीन इज़ बेटर इन टैकलिंग एसिम्टोमेटिक स्प्रेड, है ना। सिम्टोमेटिक स्प्रेड को रोकने के लिए ये बेटर हो सकती है। तीसरा जो रीज़न है, ईजियर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ईजियर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर जैसे मॉडर्ना और पिफजर बायो एनटेक की बात करें वैक्सीन की, तो इनको स्टोर या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एट -20 to -80 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इंडिया जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में। और यहाँ पे जो मतलब हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। द ऑक्सफोर्ड AZ कैन बी स्टोर्ड एट क्लोजर टू नॉर्मल, जो हमारा फ्रिज टेम्परेचर होता है, जो हम आसानी से 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो इतने टेम्परेचर में उसको रखना है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। मच चीपर। इन्होंने ये बोला था कि जब भी मतलब ये पैंडमिक के टाइम पे वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये इससे प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे, है ना। तो इससे काफ़ी सारे एग्रीमेंट जैसे इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए हैं, GAVI के साथ किया है। तो इन्होंने ये बोला है कि $2 तक का ये डोज मिलेगा, है ना। और अगर पिब्जर और इन सब की बात करें, जो मॉडर्ना है, तो इनके $20 है ना, और
$25 में ये इनकी कॉस्ट है। और स्पुतनिक की भी अभी हमने देखा $20 ही हमें वो बेचेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मतलब कमाएंगे। बाकी के ये जो है ये थोड़ा चीपर रहेगी तो सब तक पहुंच सकती है। मेड इन इंडिया है, अब जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है तो कोविडशील्ड बना रहे हैं, पुणे बेस्ड कंपनी है ना, तो वो भी क्या कर रहे हैं, AZ-D1222 का जो वेरिएंट है उसी को कर रहे हैं ह्यूमन ट्रायल्स। इज करेंटली अंडर गोइंग लास्ट स्टेज ह्यूमन ट्रायल्स है ना, लास्ट स्टेज में है वो। और इसके अलावा अगर ऐसे ट्रायल हो जाते हैं सक्सेसफुल तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन के लिए भी सही रहेगा ये, क्योंकि उनको भी मतलब वो भी इसी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं ना। रशियन वैक्सीन इज़ ऑल्सो अंडर ट्रायल्स इन इंडिया, जो डॉक्टर रेड्डी लैब्स है हैदराबाद बेस्ड, तो वहाँ पे काम चल रहा है। देन कॉरपोरेट्स एज बैंक्स की इश्यूज, अब यहाँ पे ये एक एडिटोरियल में भी ये सेक्शन है, मतलब इसी से रिलेटेड आर्टिकल है। तो यहाँ पे है प्राइवेट बैंक्स वर्सेस अदर बैंक्स ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो ये ग्राफ्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट, मतलब यहाँ पे है क्या, एक आरबीआई की रीसेंट रिपोर्ट थी। ठीक है, आरबीआई ने एक रीसेंट रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो लार्ज कॉरपोरेट्स होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल हाउसेस होते हैं, तो उनको अलाउ कर देना चाहिए कि वो प्राइवेट बैंक की ओनरशिप लें। ठीक है, प्राइवेट बैंक की ओनरशिप लें। तो इस वाले रिकमेंडेशन को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली है और इसके बहुत क्रिटिसिज्म भी किए हैं जो हमारे जैसे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं रघुराम राजन और विरल आचार्य है ना, तो इन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि ये सही नहीं है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है आईडब्ल्यूजी के द्वारा ये निकाली गई है बाय एन इंटरनल वर्किंग ग्रुप एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि बैंकिंग सिस्टम जो किसी भी कंट्री का है वो काफ़ी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है इकोनॉमी की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। और इंडिया का बैंकिंग सिस्टम इंडिपेंडेंस डे से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। एंड पहले आपको पता है कि जो बैंक्स थे है ना, जब नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था बैंकों का तो प्राइवेट सेक्टर के ही थे वो। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, प्राइवेट सेक्टर के थे, तो इससे कंसंट्रेशन जो होता है रिसोर्सेज का वो किस में चला जाता है, बिगर हाउसेज में, यानी कि जो बिजनेस फैमिलीज होती हैं जिनको क्या बोलते हैं इसको, क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं है ना। वो क्रोनी कैपिटलिज्म कि कुछ ही मेन लोगों के हाथ में सारा रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन होना। और तो अभी भी यही बात मतलब फिर से आरबीआई ने रिकमेंड की है। और जो यही बता रहा है कि आरबीआई की अभी भी जो अप्रोच है वो थोड़ा सा क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच वो अपना रहे हैं ना। 2008 की अगर हम बात करें, जब आपको पता है कि रिसेशन आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंकिंग सिस्टम था, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जो बिकॉज ऑफ ट्रस्ट है ना, कि गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, तो उसमें काफ़ी ट्रस्ट होते हैं। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें कि लोग अभी मतलब इतना ज़्यादा जैसे वर्चुअल करेंसी है ना, तो वर्चुअल करेंसी अभी आपको पता है कि काफ़ी आगे, मतलब जिसने आपने पहले पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसमें, तो अभी आप देख रहे होगे आपने बिटकॉइंस या रिपल्स हैं, तो वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी मार्केट, ग्लोबल मार्केट पूरी डाउन है, बट ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग मतलब रिस्क टेकिंग होते हैं, ले लेते हैं रिस्क, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते हैं इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मतलब कोई गारंटी नहीं देता है। जैसे इंडिया में तो ये लीगल नहीं है, इलीगल है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन इसी तरह से क्या होता है, अब जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे म्यूचुअल फंड हो गए है ना, एनपीएस वगैरह जो स्कीम होती है इन पे करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। और यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पर ट्रस्ट होता है, इसलिए जो स्टेबिलिटी के कंसर्न है फाइनेंशियली, वो मतलब ज़्यादा सही रहता है ना, स्टेबल रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि इवन इन प्राइवेट बैंक ओनरशिप पास्ट रेगुलेटर्स हैव प्रेफर्ड इट टू बी वेल डाइवर्सिफाइड, दैट इज़ नो सिंगल ओनर हैज़ टू मच स्टेक। तो अगर हम मेन कंसर्न यही है कि लार्ज कॉरपोरेट्स को अलाउ करते हैं, तो बिजनेस हाउसेस की जो टोटल एसेट्स है वो कितनी है, 5,000 करोड़ और मोर, है ना, वेयर द नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस ऑफ द ग्रुप अकाउंट्स मोर देन 40% टर्म्स ऑफ टोटल एसेट इन ग्रॉस इनकम। तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ावा देगा। और मोर टेक्निकली अगर हम बोलें तो कनेक्टेड लेंडिंग। अभी कनेक्टेड लेंडिंग होता क्या है, कनेक्टेड लेंडिंग की बात करें तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ठीक है, वेयर द प्रमोटर्स ऑफ अ बैंक इज ऑल्सो अ बोरोवर्स, कि एक तो वो प्रमोट भी कर रहा है बैंक को, दूसरा वो क्या, बोरोवर्स भी वही है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल फॉर प्रमोटर टू चैनल द डिपॉजिटर्स मनी इनटू देयर ओन वेंचर्स, कि अपने ही खुद के जो वेंचर है उसमें ये डिपॉजिट कर सकते हैं मनी। तो यही है कनेक्टेड जो लेंडिंग वाली प्रोसेस है, ये हो रही है काफ़ी समय से। एंड आरबीआई जो है हमेशा ही मतलब इसको बिहाइंड कर देता है द कर्व इन स्पॉटिंग इट।
आईसीसीआई बैंक, येस बैंक। तो अभी ये है कि सरकार मतलब ऐसा आरबीआई ऐसा रिकमेंड क्यों कर रहा है ना, रिकमेंड इसलिए कर रही है आरबीआई बिकॉज द इंडियन इकोनॉमी, अभी आप हमें पता है कि अगर स्पेशली हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इनको क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए, है ना। और अभी क्या है, वी आर फार फ्रॉम बीइंग एबल टू एक्सटेंड क्रेडिट, एक्सटेंड कर नहीं सकते क्रेडिट को। गवर्नमेंट के जो ओन बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका जो एनपीए है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ना, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसके अलावा क्या है, जो अगर हम बात करें गवर्नमेंट फिनेंसिस की, तो ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के बाद ही ये बेकार हो गया है, मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। आप पहले से ही सुना होगा कि हम काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल जो है ना क्रंचेस से गुजर रहे हैं, मतलब स्लो डाउन आने वाला है, ये सब चीज़ें हैं। तो पहले भी स्ट्रेंथ थे गवर्नमेंट के फिनेंसेस। दूसरा ये है कि ग्रोथ फ्लैटर हो रही है, रिवेन्यू हैव प्लमेटेड एंड गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड एबिलिटी। तो अगर वो पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर ग्रोथ के लिए पुश करना है तो उनके पास एबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। और तो फिर बचा कौन, बचे लार्ज कॉरपोरेट्स, ठीक है, लार्ज कॉरपोरेट्स बचे, बिजनेसमैन बचे, बड़े बड़े बिजनेस हाउस होल्ड, इनके पास ही है, विद डीप पॉकेट्स आर द वंस विद द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू फंड इंडियाज़ फ्यूचर ग्रोथ। तो इस वजह से रिकमेंडेशन दी गई है ना। आई होप यहाँ पे कनेक्टेड लैंडिंग और ये सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी। देन उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड क्लियर्स प्रपोजल टू डी नोटिफाई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, तो इस पर भी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था। तो कौन सा, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, SER, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। तो ये उत्तराखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने ट्यूसडे को ये प्रपोजल क्लियर किया है कि इसको कैंसिल करना है नोटिफिकेशन को, और जो फॉर्मल ऑर्डर होगा फॉर कैंसलिंग द नोटिफिकेशन ये इशू किया जाएगा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये है। और 2002 में द स्टेट गवर्नमेंट हैड नोटिफाइड द शिवालिक एलिफेंट रिजर्व आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द सेंटर। तो 14 फॉरेस्ट डिवीजन है इसके अंतर्गत, ठीक है, इस रिजर्व के अंतर्गत। तो यही बोला है कि अभी भी एज अ रिजर्व ही रहेगा, इसमें कोई सैंक्टिटी नहीं, लीगल सैंक्टिटी, एंड देर इज़ नो प्रोविजन फॉर इट इन जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट है ना, उसमें कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। देन नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू निवार। तो निवार साइक्लोन है ना, निवार साइक्लोन। तो ये तमिलनाडु पुडुचेरी में आएगा, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने भी एश्योर किया है कि वो हेल्प करेंगे, और आज ही ये आएगा। अभी तमिलनाडु का रीजन ड्रास्टिकली हिट होने वाला है इससे, है ना, तो काफ़ी सारे लोगों को इवैक्यूएट भी कर दिया गया है यहाँ से। और ये हमें मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम की के थ्रू पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे इस तरह के का साइक्लोन आएगा। जैसे क्या था यहाँ पे, डीप डिप्रेशन है ना, तो बे ऑफ बंगाल जो रीजन है, तो वहाँ पे डीप डिप्रेशन देखने को मिला है। तो दैट हैज़ इंटेंसिफाइड इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो पहले डिप्रेशन होता है, देन डीप डिप्रेशन होता है जिसमें विंड की स्पीड और ज़्यादा तेज़ से बढ़ती है, देन क्या होता है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, देन वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी कोस्ट बिटवीन कराईकल एंड ममल्लपुरम on November 25 late evening as a very severe cyclonic storm with a wind speed of 120 to 130 किलोमीटर पर आवर, गेस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आईएमडी ने डायरेक्टर जनरल जो है डॉक्टर M मोहापात्रा, तो इनका ऐसा कहना है कि ये काफ़ी तेज़ी से मतलब साइक्लोन आएगा, और इससे क्या होगा, मॉडरेट टू एक्सटेंसिव डैमेज यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। 220 किलोमीटर पर आवर तक ये भी जा सकती है स्पीड। और अगर हम बात करें ये निवार की, तो इसको किसने नाम दिया है, ईरान ने। किसने, ईरान ने इसको नाम दिया है, ठीक है। और इससे पहले जैसे साइक्लोन अम्फान था, ठीक है, तो एम्फन कहाँ पे आया था, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, ये थाईलैंड में आया था। कहाँ पर, थाईलैंड में, मतलब सॉरी, थाईलैंड ने इसका नाम दिया था। इसके अलावा जो एक गति था, तो गति का नाम इंडिया ने दिया था, जिस यमन में आया था। तो ये नेमिंग जो होती है, ये भी पता होना चाहिए कि ये 13 कंट्रीज़ की एक लिस्ट है। मतलब अगर हम स्पेसिफिकली अपनी बात करें तो हम नॉर्थ इंडिया ओशियन में आते हैं, नॉर्थ इंडियन ओशियन में जो WMO है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी गाइडलाइंस के थ्रू, ठीक है, ये जेनेवा बेस्ड इनका हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा में। तो इनकी गाइडलाइंस के थ्रू ये बोला गया है कि जो नॉर्दर्न इंडियन ओशियन है, नॉर्थ इंडियन ओशियन, तो यहाँ पे 13 कंट्रीज़ होंगी, 13 कंट्रीज़ रोटेशनल वाइज नेमिंग करेंगी इसकी, ठीक है। तो अभी तक 169 टाइम मतलब ये कंट्रीज़ ने क्या किया है, नेमिंग की है। और इसमें कंट्रीज़ कौन सी है, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। एंड 2018 में 5 कंट्रीज़ और ऐड हुई थी, वो कौन है, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE एंड यमन,
ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हुई थी ऐड। तो ये पता, बाकी वो तो हमें रीजन वाइज भी पता होना चाहिए कि नॉर्थ अटलांटिक अगर या फिर नॉर्थ पैसिफिक की बात करें तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे मैक्सिको वाला रीजन है, यूएसए वाला रीजन है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम क्या, हरिकेन, ठीक है, हरिकेन। और जो साउथ पैसिफिक या फिर साउथ अटलांटिक वाला रीजन है वहाँ पे हम बोलेंगे साइक्लोन। और जो जापान की साइड में, नियर जापान, जो ईस्टर्न पैसिफिक की बात करें तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, टाइफून, जैसे चाइना वाले रीजन में, ठीक है। और बाकी ऑस्ट्रेलिया साइड में वाइली वैली या फिर विली विली। तो ये भी पता होना चाहिए। बाकी हमारी जो इसरो की तरफ से अगर हम बात करें तो इसके लिए ओशियन सेट है, ओशियन ओशियन सेट 2, ठीक है, ओशन सैटेलाइट 2। तो ये साइक्लोन मतलब कुछ अर्ली वार्निंग बता देती है एक तरह से। स्कैट सेट 1 है 2016 में जो लॉन्च हुआ था। अभी ओशन सेट 3 की भी बात की जा रही है जो 2020 के लास्ट अभी दिसंबर में या फिर 2021 के अर्ली 2021 में न्यू ईयर पे ये आएगा। तो यहाँ पे फ्रांस भी इसमें कोलैबोरेशन अपना करेगा तो और बेहतरीन ये हो जाएगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। लीडर विद अ हीलिंग टच, तो यहाँ पे तरुण गोगोई के बारे में बताया, असम के चीफ मिनिस्टर थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, एंड ही हैज़ डाइड रिसेंटली। और इनके पास ये एबिलिटी थी कि ये मतलब अपने कलीग को अपसेट किए बिना उनसे डिसएग्री भी हो जाते थे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, है ना उनको। द पावर ऑफ टू, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। कंसेस बिल्डर, तो ये तरुण गोगोई के बारे में ही है। तो ये बोला है कि इन्होंने इंसर्जेंसी एयर्स में भी लीड किया था उस टाइम पे असम को। और चीफ मिनिस्टर ये बने थे 2001 में। असम वॉज रीलिंग अंडर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ 2 डिकेड्स ऑफ वायलेंट एजिटेशन और इंसर्जेंसी, है ना। तो इन्होंने असम को एक तो रिबिल्ड करने में काफ़ी काम किया। दूसरा ये था कि ही वॉन द नेक्स्ट 2 इलेक्शंस टू बिकम स्टेट लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम एंड रिपेयर्ड असम फ्रैक्चर सोसाइटी एंड क्रम्बलिंग इकोनॉमी, है ना। तो इन्होंने डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप से इंगेज किया, जैसे उल्फा, बोडोस पार्टी, और काफ़ी जो मिलिटेंट्स थे, है ना, जिन्होंने मेन स्ट्रीम में बाद में ज्वाइन किया। तो स्किलफुली इन्होंने नेगोशिएशन किए सेंटर से भी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और असम ने काफ़ी बेहतरीन काम किया। और कांग्रेस को एक तरह से इन्होंने रिवाइव किया, वहाँ पे उसकी जो छवि थी, है ना, थोड़ा सा सुधरी। तो ये है बिफोर द फर्स्ट शॉट। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है, इंडिया विल नीड टू बिल्ड एन एडल्ट वैक्सीन सिस्टम वर्चुअली फ्रॉम स्क्रैच, देयर इज़ नो टाइम टू लूज़। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि अभी अगर हम बात करें इंडिया में, तो दोबारा से बातचीत हो रही है कि मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि अभी जो एक न्यू सर्ज ऑफ इन्फेक्शंस है वो हो रहा है, लेकिन जो वैक्सीन है वो भी जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, टू बी अवेलेबल इन द कंट्री वेरी सून, है ना। लेकिन एविडेंस ये बात करते हैं कि मतलब जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव है ये एक लॉन्ग ड्रॉन अफेयर है। और जो फर्स्ट लॉट होगा ऑफ द वैक्सीन, तो इसके लिए सरकार ने भी एक डेटाबेस जो है 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स का वो तैयार किया है कि किन को पहले फर्स्ट शॉट में वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन चैलेंज जो होगा इसके बाद का वो ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग, है ना, द वाइल्स ऑफ द प्रिवेंटिव मोबालाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स टू अंडरटेक द इन कोलोकेशन ड्राइव, है ना। तो ये बोला गया है कि 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है, तो इंडिया के लिए ये अच्छा है अगर इतना ही होता है, बिकॉज डज नॉट हैव, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो रिक्वायर्ड होता है फ्रंट रनर कैंडिडेट के लिए, जैसे पिफजर वैक्सीन है ना, तो उसके टेम्परेचर के लिए। तो यही सब चीज़ें बोली गई हैं। और वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने से लेके मतलब लेबोरेटरी से सेंटर में ले जाने तक, यहाँ पे सभी का कोऑर्डिनेशन चाहिए, जैसे फार्मा कंपनीज का चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स को साथ में लेना होगा, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से बातचीत करनी होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, है ना, एट डिफरेंट लेवल्स, तो सब उनसे बातचीत करनी होगी। और किस तरीके से सप्लाई चेन की जो मोमेंट है उसको ट्रैक करना होगा, वो इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की सेफ्टी के लिए। तो जो हेल्थ वर्कर्स है तो उनका एक नेटवर्क तैयार करना होगा, उनको ट्रेंड करना होगा, उनको डिप्लॉय करना होगा, कि ताकि मतलब इतना इंश्योर हो सके एटलीस्ट कि लोगों को दूर दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल ना करना पड़े टू गेट देम वैक्सीनेटेड, है ना, कहीं वो इधर उधर जा रहे हैं और फिर बीच में ही किसी की डेथ हो जा रही है। सो इंडिया डज नॉट हैव मच एक्सपीरियंस ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम अक्रॉस ऑल एज ग्रुप, लेकिन जो हमारी कंट्री की इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स है बाय एंड लार्ज, वो किसको टारगेट करती है, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को। तो हमको इसी चैलेंज से अभी देखना होगा, जो सब्सटेंशियल चैलेंज ये है कोरोना वायरस से बचने का। एंड 20 करोड़ चिल्ड्रन हैव बीन वैक्सीनेटेड जैसे अगेंस्ट पोलियो इन 25 ईयर्स, है ना। तो ये काफ़ी हमारे लिए अच्छी बात थी, और यही है अभी भी इम्पॉर्टेंट। द इनविजिबल पैंडमिक की बात करें तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात है, वॉज प्रिडिक्टेबल। तो यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है, स्वर्णा राजगोपालन, ठीक है, ये प्रंज्य की ये
इंडिपेंडेंट स्कॉलर एंड फाउंडर है, एंड विच मतलब ये वर्क करता है जेंडर वायलेंस अवेयरनेस पे 2008 से। तो इन्होंने ये बोला गया है कि जैसे जब यूएन सेक्रेटरी जनरल भी अपनी स्पीच दे रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने एक तो कोविड-19 पैंडमिक है, लेकिन इस पैंडमिक के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद एक शैडो पैंडमिक भी देखने को मिला। शैडो पैंडमिक मतलब कैसे कि पूरे वर्ल्ड में पुलिस डिपार्टमेंट में, शेल्टर्स में, हेल्पलाइंस हैव कंफर्म दैट ऑल दो द इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ऑलवेज हायर, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स हमेशा हायर रहते हैं। और इनको इतनी सारी फ़ोन कॉल्स और ये सब आई हैं, तो वो है ही अंडरस्टूड कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गए कोविड-19 के टाइम पे, है ना। तो पब्लिक डिस्कशंस ऑफ द पैंडेमिक इम्पैक्ट ऑन जेंडर वायलेंस कन्फाइंड इन द डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब जेंडर वायलेंस की अगर बात कर रहे हैं तो उसको केवल और केवल डोमेस्टिक वायलेंस से ही देखा जाता है कि घरेलू हिंसा मतलब क्या है, जेंडर वायलेंस मतलब क्या है, घरेलू हिंसा। बट ऐसा नहीं है, हम इसको वायलेंस को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं इन एयर टाइट बॉक्सेस। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, रेप उसमें अलग होता है, सेक्सुअल असॉल्ट है, स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट है, एंड कस्टोडियल रेप, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, वॉर, ड्रोन स्ट्राइक, कास्ट वायलेंस। तो ये है ना। तो और अगर हम बात करें हमारी इंडियन सोसाइटी की, तो हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल वायलेंस है, डीप सीटेड इन इक्वलिटीज इन इंडियन सोसाइटी, है ना। तो अब जैसे कांस्टेबल है, कोई कांस्टेबल, तो हमारे यहाँ आपको पता है कि प्रिजनर्स के लिए क्या करते हैं, थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं। तो थर्ड डिग्रीज में वो कांस्टेबल जो है अपनी पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, वो ब्रुटैलिटी करके मतलब घर आता है। उसका काम ये होता है, व्हेन द कांस्टेबल हु इज़ रिवॉर्डेड फॉर ब्रुटैलिटी विद अंडर ट्रायल गोज होम, द ओनली लैंग्वेज ही हैज़ मास्टर्ड इज़ दैट ऑफ कोर्सिव फोर्स, है ना, उसी फोर्स की बात करता है। अब जैसे चाइल्ड है, कोई बच्चा है, तो वो क्या है, डेली वायलेंस से गुजरता है, तो उसको यही लग जाता है कि ये एक नॉर्मल लैंग्वेज है, इसी तरीके से बात होती है, मेरे साथ यही होता रहेगा ऐसा, और वो उसके ही मतलब अकॉर्डिंग वो एडेप्टेबल बन जाता है ना, वैसा। तो मेल चाइल्ड हु गेट्स एवरीथिंग ही रीचेस फॉर नोज ही इज एंटाइटल्ड दैट ही कैन ग्रैब विद इम्प्यूनिटी। तो ये चीज़ है। और जो मोस्टली जो रेप्स होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, नोन लोगों के द्वारा, है ना, पीपल नोन टू द विक्टम, जो विक्टम के मतलब नोन होते हैं, जानने वाले जो होते हैं। अब दूसरे अननोन से नहीं होते, बल्कि जानने वाले, इसलिए बोलते हैं रिश्तेदारों से ही बच के रखें और बचा के रखें अपने बच्चों को, है ना। जैसे कि अभी वो लिवर वाला जो केस हुआ था कि उसका लड़की का जो था, उसने बोला कि तुम्हारे मतलब बेबी नहीं हो रहे, तो क्या करो, किसी दूसरे के बच्चे का, 6 से 7 साल के बच्चे का लीवर खा लो और उसके बाद हो जाएगा। तो वो पड़ोसी पड़ोसी भी नहीं, रिश्तेदारी था जो उसका लड़की का लीवर लाया, और उससे पहले सेक्सुअल असॉल्ट हुआ लड़की के ऊपर 3 लोगों के द्वारा, 6 साल की बच्ची थी, है ना। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। नाउ लॉक देम टुगेदर इन अ स्मॉल जॉइंट फैमिली होम एंड इमेजिन द टेरर। तो ये सब चीज़ें हैं कि मतलब बहुत सारी, मतलब इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट। अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम पे जो एबॉर्शन था वो भी नहीं हो पाया था, और जो मैरिटल रेप है, फ्रस्ट्रेशन है कि मतलब इनकम की अनसर्टेनिटी है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। व्हाट हैपन टू देयर चिल्ड्रन, और जो ब्रुटैलिटी है, वॉक होम, हाउ मैनी वर रेप्ड और ट्रैफिक्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता चल पाती कि कितनी लड़कियों की शादी फोर्सफुली हो रही है, चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है। और जैसे वर्क फ्रॉम होम है, तो हाउ मैनी न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्क प्लेस हैरेसमेंट हैव इमर्ज्ड, है ना। तो ये भी तो है, घर पे भी तो मतलब हैरेसमेंट हो सकता है, वर्क प्लेस में ही नहीं होता, बल्कि जो घर पे भी काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो वहाँ पे भी हैरेसमेंट हो सकता है। तो यही सब चीज़ें बोली गई हैं कि जो वायलेंस है इज़ ओमिनियस, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है ये, एंड ओमिनियस ऑब्वियस रियलिटी बन गया है गर्ल्स की लाइफ के लिए, वुमेन के लिए, सेक्सुअल और जेंडर माइनॉरिटीज़ के लिए, और बहुत सारे लड़कों के लिए भी। वट वी नो फ्रॉम एवरी कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज हिस्ट्री दैट सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस इज बोथ अर्ली वार्निंग, है ना। कि ये एक तरह से ये क्या हो जाते हैं, क्राइसिस की एक अर्ली वार्निंग ये हमें देते हैं। इट्स मोस्ट ब्रूटल कंसिक्वेंसेस, काफ़ी ब्रूटल इसके कंसिक्वेंसेस होंगे इन फ्यूचर। ओपन कॉशियसली, तो ये वही आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू आरबीआई ने जो रिकमेंडेशन दी है, किससे रिलेटेड, जो क्या करना है, आईडब्ल्यूजी यानी कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप, ठीक है, कि कॉरपोरेट हाउसेस के हाथ में ये सारी पावर्स देनी है दोबारा से, कि बैंकों को प्रमोट करें, प्राइवेट बैंकों को यहाँ पे। प्रोटेक्टिंग आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 32 को जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है, ये संविधान की आत्मा है, इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन सोल। तो श्योरली अपेक्स कोर्ट इज़ माइंडफुल ऑफ दैट। तो अपेक्स कोर्ट यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसको आर्टिकल को अंडरमाइन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो एस ए बोबड़े है, तो इनका दिया गया है, ये एक मतलब
रिपोर्ट किया था ड्यूरिंग द हेयरिंग, जब एक जर्नलिस्ट है सिद्दीकी कप्पान, जिनके बेल मैटर की हेयरिंग चल रही थी, तो उस टाइम पे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए, एक बार आप इनको देख सकते हैं कि क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल अभी बहुत टाइम से न्यूज़ में है, तो इसका आप देख लो एक बार। दोबारा दोबारा मुझसे अब बोला नहीं जा रहा है, इतना ही बना पाऊँगी अब शायद वीडियो। एक बार जस्ट ब्रीफली देख लेते हैं ऊपर और क्या न्यूज़ है ना, आर्टिकल 32 के बारे में। Allahabad High Court calls to judgment on interfaith marriage not good law. The right to marry a person of one choice is integral. मतलब पहले भी 2018 में एक केस हुआ था, तो उस टाइम पे क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि शादी करना क्या है, एक पर्सन की चॉइस है, उसका इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसी में राइट टू चॉइस भी आ गया है। और फ्रॉम वैक्सीन रेडीनेस टू नीड फंड्स, नीड्स फॉर फंड, व्हाट स्टेट्स टोल्ड पीएम, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो थे चीफ मिनिस्टर से बातचीत कर रहे थे, वर्चुअल मीटिंग थी ट्यूसडे को, तो यहाँ पे अपने स्टेट्स ने अपने अपने कंसर्न बताए, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है, तो वही है। देन ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल टेस्टेड, सुपरसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो थी अंडमान निकोबार आइलैंड से टेस्ट की गई, बे ऑफ बंगाल। और इससे पहले आपको तो जो नेवल वर्जन था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, वो भी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, ठीक है, जो डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई था वहाँ से। देन नेक्स्ट, ओमान, ओमान की कैपिटल आप मुझे बताना, ओमान की कैपिटल क्या है। और इन्होंने अपनी ये 50 एनिवर्सरी ऑफ द सल्तनत ऑफ ओमान है ना, ये मना रहे हैं 18 नवंबर, तो सल्तनत मार्क्ड इट्स 50th नेशनल एनिवर्सरी, तो ये है। और इंडिया प्लेजेस एड टू रिबिल्ड, अफगानिस्तान कमिट्स टू प्रोजेक्ट्स वर्थ $80 मिलियन। और अभी जब वहाँ पे अफगानिस्तान में मतलब ऐसे आ जाता है कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस, ठीक है, आईआर का टॉपिक, तो इसमें एक तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि 1996 से और 2001 तक क्या कर रहे थे, तालिबान का शासन था अफगानिस्तान में, तो इस दौरान हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि वहाँ पे शासन कैसे था, तालिबान लेड गवर्नेंस थी, है ना, तो हमने वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब फिर 2002 से हमने वहाँ पे सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और 3 बिलियन अबाउट 2200 करोड़ की हमने इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे रिबिल्डिंग और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान में, ठीक है। और अभी की हम बात करें तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 150 प्रोजेक्ट्स जो कि 592 करोड़ तक के होंगे, $80 मिलियन समथिंग के होंगे, तो ये भी हम कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्री में ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 2 मिलियन जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, 2 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ काबुल, ठीक है, अफगानिस्तान की कैपिटल इज काबुल, तो यहाँ पे हम एक न्यू डैम भी बना रहे हैं, इनको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अफगानिस्तान 2020 कॉन्फ्रेंस ये थी विच ही एड्रेस टू वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो इसमें ये अनाउंसमेंट किए हैं, ठीक है। अशरफ घानी प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, सो रीचिंग आउट टू अ काबुल विद तालिबान, तो यही चीज़ है कि एम्बिग्यूटी रहेगी अगर यहाँ पे तालिबान फिर से आता है शासन में, कि आगे इंडिया मतलब कमिटेड रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नहीं, ठीक है। इंडियन अटेंडेंस एट द दोहा इवेंट वेर आर 21 मेंबर तालिबान टीम बस प्रेजेंट, तो हमने ये तो अटेंड किया, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि साउथ ब्लॉक्स रियलाइजेशन ऑफ ग्राउंड रियलिटीज़ एंड शिफ्टिंग सैंड्स इन काबुल्स पावर स्ट्रक्चर, तो ये है। Delhi born thespian VM भदोला डाइज एट 85, वोर मैनी हैट्स, एक्टर, राइटर, जर्नलिस्ट, तो बस ये याद रखना कि विश्व मोहन भदोला, ठीक है। इन गूगल ने भी एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ की थी इन पे पिक्चर। देन यूपी क्लियर्स लव जिहाद लॉ 10 ईयर जेल, तो 10 साल की जेल हो जाएगी, कैंसलिंग मैरिज इट फॉर कन्वर्जन, अगर केवल मैरिज अगर केवल कन्वर्जन के पर्पज से की जा रही है, धर्म परिवर्तन के उस पर्पज से, तो ये नल एंड वाइड हो जाएगी, शून्य। इफ द सोल इंटेंशन वाज टू चेंज अ गर्ल्स रिलीजन, ठीक है, तो अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ना हो और इंटरफेथ मैरिजेस ना हो विद द सोल इंटेंशन ऑफ चेंजिंग गर्ल्स रिलीजन विद प्रोविजन फॉर 10 साल तक की जेल हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धरना संपरिवर्तन परि प्रतिषेध अध्यादेश 2020, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन, तो ये पास किया है इन्होंने, ठीक है, ऑर्डिनेंस। दिल्ली आज पीएम फॉर 1000 आईसीयू बेड्स, और ये बोला है कि स्कूल जो है शट डाउन ही रहेंगे टिल देयर इज़ वैक्सीन, है ना। प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच अपनानी चाहिए, कि ब्लॉक लेवल मतलब डाउन टू ब्लॉक लेवल तक जो काम हो सके, टास्क फोर्स हो सके, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन स्मूथ हो सके। अलीबाबा डेटिंग एप्स अमंग 43 मोर विद चाइना लिंक्स बैंड बाय गवर्नमेंट,
तो ये बैन की है इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को देखते हुए। और कितने ट्यूसडे को अनाउंस किया, 43 मोबाइल ऐप्स बैन कर दिए गई हैं, है ना। तो अभी 177, और टोटलिटी की बात करें जून से तो 220 मोबाइल ऐप अब तक की हमने बैन कर दिया। और ये जो अलीबाबा है इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटेलर चेन मतलब बोला जाता है, लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड, है ना अलीबाबा। तो अलीबाबा ग्रुप के अंतर्गत एक वेबसाइट है इनकी, अलीबाबा एक्सप्रेस, ठीक है, अलीबाबा एक्सप्रेस है। तो इस वेबसाइट से मतलब लोग बल्क में परचेज करते थे, लोग के अलावा जो स्मॉल बिजनेस यूनिट होती थी ये भी खरीदते थे चीप कॉस्ट में, है ना। तो अब इनको ड्रास्टिकली इम्पैक्ट होगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस इनका इम्पैक्ट होगा। और ये जो है आईटी एक्ट का 69A, ठीक है, 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत ये ब्लॉक किए गए हैं 43 मोबाइल ऐप को। और अलीबाबा ग्रुप ऑनलाइन रिटेल सर्विस अली एक्सप्रेस, इसको भी बैन कर दिया गया वेबसाइट को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया हो, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।